अध्याय 128 एक योग्य मोहरा। अपने वास्तविक स्वरूप से बातचीत के बाद सेलेस्टिया ने अपनी आदिम ऊर्जा पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, जो उसकी अस्थिर भावनाओं के कारण नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसके लंबे गुलाबी बालों से अराजक ऊर्जा निकल रही थी, जिसने उसके आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। अराजक ऊर्जा आमतौर पर बेकाबू होती है। हालांकि कई सौ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अराजक ऊर्जा को नियंत्रित करने की एक विधि सीख ली थी, और वह थी विचारों और भावनाओं से मुक्त मन को शांत रखना। इस वजह से वह हमेशा अपनी भावनाओं को इस हद तक दबाती थी कि वह एक गुड़िया की तरह बन जाती थी। हालांकि जब भी सृष्टि के देवता की बात आती थी, तो वह हमेशा उस मन की स्थिति पर अपनी पकड़ खो देती थी। वह आदमी सचमुच मेरे लिए अभिशाप बनने वाला है, उसने हल्की सी भौहें चढ़ाकर सोचा। कुछ मिनटों तक ध्यान की अवस्था में अपनी श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के बाद अराजक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई। सेलेस्टिया ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए एक गहरी सांस ली। उसने नायक सेन से मिले घाव को भरने के लिए अपनी बहुत सारी आदिम ऊर्जा का विस्तार किया था। दूर तक देखते हुए उसके माथे पर पसीने की एक चमक आ गई। उसकी गुलाबी नियॉन रंग की आंखें एक मंद रोशनी से चमक उठी जब वह अंतरिक्ष में देख रही थी। दूसरे लोगों को देखते हुए उसकी आंखें मानो आयामों को भेद रही थीं। इस ब्रह्मांड में ऐसे कई लोग थे जिन्हें सृष्टि के देवता ने अपनी मृत्यु से पहले रचा था। पृथ्वी, जिसे मानव लोक भी कहा जाता है, जो जादू के कारण सबसे निचला लोक था, अभी तक उस लोक में विकसित नहीं हुआ है। परियों की दुनिया, जिसे परीलोक भी कहा जाता है, और उसके बाद अगला लोक आत्मिक लोक था। उसकी नज़र 3 और लोकों पर गई, लेकिन वह उन लोकों की सुरक्षा करने वाली बाधाओं को पार नहीं कर पा रही थी। बेशक और भी कई लोग थे, लेकिन वे लोग केवल सृष्टि के देवता के लिए ही उपलब्ध थे। यहाँ तक कि सेलेस्टिया भी आसानी से उन दुनियाओं में प्रवेश नहीं कर सकती थी जो अत्यधिक संरक्षित थीं। उसने अपनी दृष्टि वापस ओडेसा की दुनिया पर घुमा ली। वापस जाते समय उसके होंठ मुड़े हुए थे। तारानकन 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 तारानकन। इस बीच अल्बर्टा के शाही महल के अंदर वापस एडेलियो ने अभी अभी उस घटना के बारे में बताया था जिसके कारण सील कमजोर हो गई। खास तौर पर सेलेस्टिया से किया गया उसका वादा। वह अभी भी मूल पुस्तक चाहने के उसके उद्देश्य को नहीं जानता था या समझ नहीं पाया था, लेकिन वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी बार पूछे, वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगी। मैं समझ गया। अब जब मैं सोचता हूँ, वह औरत क्या है? मैंने उसकी ताकत को समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जरा भी मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एडेलियो की बात खत्म होते ही एलिस्टर भौहें सिकोड़ते हुए बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उसकी तरफ से कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। यहाँ तक कि साधारण मनुष्यों के शरीर में भी, हालांकि यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, बिना किसी अपवाद के मन होता है। कुछ लोग प्रचुर जादुई ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं, जबकि अन्यों के पास सीमित मन होता है। अंततः सभी जीवों के भीतर कम से कम एक छोटी सी जादुई ऊर्जा तो होती ही है। बड़े से बड़े जानवर से लेकर छोटे से छोटे जानवर तक, सभी में अपनी जादुई ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसमें कोई जादुई शक्ति नहीं थी। मन जीवन का सार था। कुकू कुकू। दिलचस्प। मुझे नहीं पता कि वह छोटी लड़की कहाँ से आई है, लेकिन उसने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है। उद्धरण चिन्ह। एलिस्टर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस बीच मोनिका, जो उसके पास लगभग 1 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, अपने सांप के सिर को सहलाते हुए बसाहें भर रही थी। सच कहूं तो मुझे उस औरत की परवाह नहीं है, जब तक वह रास्ते में न आए। मैं बस लॉर्ड लूसिफर से दोबारा मिलना चाहता हूँ। मोनिका ने बेपरवाह लहजे में ईमानदारी से अपनी भावनाएं व्यक्त की। एडेलियो भी उसी भावना से सहमत लग रहा था और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। हालांकि मैंने ये वादा किया था, अंततः लॉर्ड लूसिफर ही मूल पुस्तक का स्वामी है। वह पुस्तक उसे प्राप्त कर पाती है या नहीं, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर करेगा। एडेलियो ने आह भरते हुए सोचा। अपने स्वामी को कितना घमंडी समझते हुए उसे निकट भविष्य में बहुत सी मुसीबतें आने की आशंका थी। उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी। एडेलियो ने मन ही मन बुदबुदाया। क्या तुमने कुछ कहा? मोनिका ने पूछा। रहने भी दो, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जो भी हो, वह अपने भविष्य को खुद ही संभालने देगा। हमें केवल तब तक इंतजार करना है जब तक कि सील को सशक्त बनाने वाली शेष ऊर्जा समाप्त न हो जाए। तब तक मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि जेस्ट्रल के उस बूढ़े राजा का अगला कदम क्या होगा। एडेलियो ने सोचा,
अब जबकि ज़ेस्ट्रल और अल्बर्टा के बीच युद्ध एक समय भयभीत अल्बर्टा साम्राज्य की हार के साथ समाप्त हो गया है, वह उत्सुक था कि वातानाबे और अल्बेनियन साम्राज्य इस समाचार पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। बंजर भूमि में कई अन्य छोटे राज्य भी थे। अल्बर्टा साम्राज्य की हार उनके लिए अच्छी खबर नहीं होगी क्योंकि इसका प्रभाव उनके राज्य पर भी पड़ेगा। हे, अराजकता को देखना मजेदार होगा। उद्धरण चिन्ह। एडेलियो मन ही मन हंसा, लेकिन उसके थोड़ा पीछे अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी और गुलाबी रंग का लंबा गाउन पहने एक महिला उस दरार से बाहर निकली। यह विपत्ति की चुड़ैल सेलेस्टिया थी। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे समय में हंसना चाहिए, उसने सिंहासन पर बैठते हुए कहा। एडेलियो की भौहें तंग गईं जब उसने उसे आराम से अपनी टांगें एक दूसरे पर रखे देखा, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा। वह जहां बैठी थी वहां से उन्हें ऐसे देख रही थी मानो कोई सच्ची रानी हो। हालांकि अपनी ताकत को देखते हुए अपनी वर्तमान स्थिति से वह सचमुच एक गरिमामयी राजसी लगती थी जिसे दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार है। अब जबकि सील कमजोर हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि उन छोटी लड़कियों को अंततः पता चल जाएगा? या यूं कहें कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे पहले ही पता लगा लें। अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैलाते हुए सेलेस्टिया बोली, जहां तक उन छोटी लड़कियों का सवाल है, वह संभवतः 4 मूल देवियों की ओर संकेत कर रही थीं। मुहर में हो रहे किसी भी बदलाव पर उनका ध्यान जाना स्वाभाविक ही था। ये सुनकर एडेलियो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दरअसल उसने देवियों वाली बात को नजरअंदाज कर दिया था। हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, वे कुतिया अभी दुनिया में नहीं आ सकती, अन्यथा कोई भी दुनिया के मूल को नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। उद्धरण चिन्ह। मोनिका ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसे याद आया कि शायद देवियों ने ही उसकी मनोदशा को भड़काया था और यही देवियां ही उसके दैत्यराज से अलग होने के लिए भी जिम्मेदार थीं। उद्धरण चिन्ह ... मम, दुनिया का केंद्र, वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। सेलेस्टिया ने उत्सुकता से पूछा। उसने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। अतीत में सृष्टि का देवता ही दुनिया के निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता था। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें डर था कि उनकी ऊर्जा के बिना उनकी रचनाएं अस्तित्व से मिट जाएंगी, क्योंकि उनकी ऊर्जा ईंधन के रूप में काम करेगी और उन्होंने विश्व का मूल बनाया था, जिनमें से एक 4 तात्विक देवियों के हाथों में था और दूसरा श्वेत महारानी के कब्जे में था, जब तक कि दानव भगवान लूसीफर ने इसे उसके साम्राज्य से चुरा नहीं लिया। सेलेस्टिया और सृष्टि के देवता उनकी मृत्यु से बहुत पहले ही अलग हो गए थे, इसलिए उन्हें दुनिया के मूल अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। छोड़ो भी, क्या तुम्हें लगता है कि वे देवियां दुनिया में प्रकट होंगी? मोनिका ने पूछा। उसने सेलेस्टिया को सावधानी से देखा क्योंकि उसका सांप डर के मारे फुफकार रहा था। कौन जाने, क्या कोई चीज है जो उन्हें प्रकट होने से रोक रही है? मैं जानता हूं कि वे देवियां ही हैं जो उस आदमी के गायब होने से इस दुनिया को बिखरने से रोक रही हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे यहाँ क्यों नहीं प्रकट हो सकती, जब तक कि तुम्हें कुछ ऐसा पता न हो जो मुझे नहीं पता, है ना? सेलेस्टिया ने पूछते हुए अपने लंबे गुलाबी बालों की कुछ लंटें अपने चेहरे से हटा लीं। चारों तात्विक देवियों की ऊर्जा अत्यंत प्रचंड थी। सिद्धांततः वे अपनी संयुक्त शक्तियों से पूरे ग्रह को सशक्त और स्थिर बना सकते थे, लेकिन उनकी ऊर्जा असीमित नहीं थी। अंततः वह समाप्त हो जाती। ये देखते हुए कि वे इतने लंबे समय से इस दुनिया को स्थिर बनाए हुए हैं, सेलेस्टिया को ये जानने की जिज्ञासा थी कि उनकी ऊर्जा अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुई। उसकी गुलाबी आंखें एक चमक से चमक उठी जब वह नीले आसमान की ओर देख रही थी। हालांकि कुछ देर देखने के बाद उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। अजीब बात है, मैं उनके निशान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्या वे अपनी दिव्यता को दबा रहे हैं, या शायद वे जिन आयामों में छिपे हैं वे मेरी आंखों के लिए बोधगम्य नहीं हैं? सेलेस्टिया ने निराशा भरी आह भरी क्योंकि वह जहां भी ढूंढती उनके निशान नहीं ढूंढ पाती थी। उसे याद आया कि अतीत में चारों तात्विक देवियां कितनी अभिमानी और अहंकारी थीं। ये संदेहास्पद था कि क्या वे अपनी दिव्यता को दबा पाएंगी, और उसने निष्कर्ष निकाला कि जिस स्थान में वे इस समय छिपी हुई थी वहां अवश्य ही कोई विशेष प्रभाव होगा जो सभी धारणाओं को अवरुद्ध कर देगा। इस बीच एडेलियो की भौहें गहरे चिंतन में थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। यदि वे लड़कियां अब इसमें शामिल होने का निर्णय ले लें तो स्थिति जटिल हो सकती है। यदि भगवान लूसीफर यहाँ होते तो स्थिति अलग होती, लेकिन हम तीनों के साथ उन देवियों के सामने हमारा कोई मुकाबला नहीं है। एडेलियो ने मन ही मन सोचा। इस समय उसके चेहरे पर और भी कठोरता आ गई थी। हालांकि उसे पता था कि देवियों के कुछ करने की संभावना कम है, लेकिन दिव्य अस्त्रों से लैस नायक समस्या खड़ी कर सकते हैं।
पड़ोसी राज्यों में केवल जल और अग्नि का नायक ही बचा है। तत्वों के आधार पर वतनबे राज्य में अग्नि का नायक होना चाहिए, जबकि अल्बेनियन राज्य में जल का नायक होना चाहिए। वायु का नायक पहले ही राजकुमारी के साथ भाग चुका है, संभवतः वतनबे राज्य की ओर जा रहा है, और पृथ्वी का नायक पहले से ही हमारे कब्जे में है। एडेलियो ने देवियों के अभिनय के कई तरीकों के बारे में सोचा, लेकिन वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि वे सबसे पहले कब और कहाँ अभिनय करेगी। चूंकि उसने धरती के नायक को अपने वश में कर लिया है, इसलिए धरती देवी चुप नहीं बैठेगी। दूसरे शब्दों में, उसे उनके प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए जो किसी भी क्षण आ सकता है। सिर्फ एडेलियो ही नहीं, मोनिका भी यही सोच रही थी। हालांकि एलिस्टर ने अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। उसकी लाल आंखें केवल सेलेस्टिया पर टिकी थीं, जो उस समय राजा के सिंहासन पर बैठी थी, जैसे कि वह उसकी मालिक हो। अचानक उसके होठों पर एक निडर मुस्कान फैल गई और वह जबरदस्त गति से उसकी ओर झपटा। उद्धरण चिन्ह ... आह, वह मूर्ख क्या सोच रहा है? छी, वह मूर्ख! मोनिका और एडेलियो दोनों ही अचंभित रह गए। उनकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए एलिस्टर ने सेलेस्टिया की गर्दन पर अपने पंजे घुमाए, उसका सिर उसके कंधे से अलग करने के इरादे से। हालांकि सेलेस्टिया पहले से ही उसके इस हमले के लिए तैयार थी। स्वश, सिंहासन का पिछला हिस्सा तुरंत टुकड़ों में टूट गया तथा सफेद दीवारों पर पंजे का निशान रह गया। वह गायब हो गई। कितना उबाऊ है, और यह सोचना कि मुझे अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से ठंड लग जाएगी जो भाग गया होगा। कोष्टक, उसने तिरस्कार भरे भाव से सोचा। हालांकि छोटे राक्षस, मेरा सुझाव है कि तुम अपने शत्रुओं के रूप में किसे चुनते हो, इस बारे में अधिक सावधान रहो। कौन जाने, कहीं तुम किसी चुड़ैल को नाराज न कर दो। सेलेस्टिया ने अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास झुकाया और उसके कानों में फुसफुसाया। एलिस्टर की लाल आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सहज ही अपनी पूंछ उसके शरीर में घुसाने के इरादे से घुमाई। हालांकि सेलेस्टिया ने आसानी से अपने दाहिने हाथ से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे घुमाकर हॉल के एक कोने में फेंक दिया। बूम! एक बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ उसका शरीर महल की दीवारों से जोर से टकराता है, जिसके कारण कुछ सेकंड तक महल में गड़गड़ाहट होती है और फिर वह रुक जाता है। बस इतना ही, सेलेस्टिया ने धीरे से कहा। हालांकि बूम! अचानक एक काली ऊर्जा का विस्फोट तेजी से उमड़ा और एलिस्टर की आकृति को घेर लिया। उसके राक्षसी पंख बाहर की ओर फैल गए और उसकी पूंछ फड़कने लगी। उसकी लाल आंखें एक अशुभ रोशनी से चमक उठीं। हा, शायद ये लड़ाई उतनी उबाऊ नहीं होगी जितनी मैंने सोची थी। उद्धरण चिन्ह, उसने चिल्लाकर कहा और दूरी कम करते हुए अपने पंजों पर काली ऊर्जा का जादू कर दिया। सेलेस्टिया उदासीनता से उसके पंजों को जकड़े हुए काली ऊर्जा को देख रही थी। मैं समझ गया, वह अपने पंजों की भेदने की शक्ति बढ़ा देता है। वह जल्दी से यह निष्कर्ष निकालती है कि उसने अपनी आकृति को आदिम ऊर्जा में ढक लिया है। वूश! जैसे ही वह उसके शरीर के पास पहुंचा, उसने अपने पंजे उसके धड़ की ओर घुमाए। हालांकि अराजक ऊर्जा के एक शक्तिशाली अवरोध ने उसे उसके पंजों से बचा लिया। वाह! वे दोनों एक दूसरे पर वार करते हुए असंभव गति से आगे बढ़ रहे थे। हर बार जब उसकी अंधेरी ऊर्जा उसकी अराजक ऊर्जा से टकराती, तो एक भयंकर शॉकवेव फूट पड़ती। हर बार हमले के साथ हॉल में भयंकर गड़गड़ाहट होती और सफेद दीवारों और फर्श पर दरारें पड़ जाती। एलिस्टर और सेलेस्टिया दोनों इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि उनकी आंखों से उनका पीछा करना मुश्किल हो रहा था। मोनिका ने अपनी दृष्टि को बढ़ाने के लिए जादू का प्रयोग किया तथा अपनी आंखें छोटी कर लीं। यह महिला, वह वास्तव में एक राक्षस की शारीरिक शक्ति और गति के साथ इतनी आसानी से मुकाबला कर सकती है। मोनिका को अपनी आंखों पर शक हुआ। वह जानती थी कि उस औरत ने अपने शरीर को निखारने के लिए कोई जादू नहीं किया था, फिर भी एलिस्टर की ऊर्जा कमजोर हो रही है हर बार जब वे वार का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या यह एक जादुई कलाकृति है? मैं अभी भी उससे निकलने वाली किसी भी जादुई ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह, एडेलियो भी इसी तरह उलझन में था जब उसने एलिस्टर और सेलेस्टिया के बीच चल रही लड़ाई को देखा। ये निश्चित रूप से पहली बार था जब उन्होंने किसी इंसान को एक राक्षस से आमने सामने भिड़ते देखा था। हालांकि उसे इंसान कहना थोड़ा अजीब लग रहा था, चाहे वे इसे किसी भी नजरिए से देखें। ये बात भले ही मनोरंजक हो, लेकिन आप मेरे लिए उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, सेलेस्टिया ने ठंडे स्वर में कहा, और उसी समय उसकी आकृति अचानक एलिस्टर की दृष्टि से ओझल हो गई।
वह असमंजस में इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक एक जोरदार टक्कर उसके पेट पर पड़ी और साथ ही हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी, क्योंकि उसका शरीर उड़ गया था। टकराना। जैसे ही एलिस्टर बेहोश हुआ, महल की दीवारें जोर से हिलने लगीं। सामान्य परिस्थितियों में मैं तुम्हें इतनी लापरवाही दिखाने के लिए मार डालता, लेकिन हमारे रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारी जान बख्शने का फैसला किया है। शुक्र मनाओ, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मोनिका ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसके सांप का शरीर डर से कांप रहा था। जिस क्षण सेलेस्टिया ने एलिस्टर के शरीर को फेंका था, उसने बहुत बड़ी मात्रा में आदिम ऊर्जा का प्रयोग किया था, जो सांप के अलावा वहां मौजूद किसी और को नजर नहीं आई। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे इस जगह से भाग जाने के लिए कह रही थी, और मानो वह उसके डर को भांप रही हो। सेलेस्टिया ने अपनी गुलाबी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ उस जानवर की ओर देखा। दिलचस्प बात यह है कि मेरी आदिम ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम होने के लिए यह असाधारण संवेदी क्षमताओं वाला एक जानवर होना चाहिए, वह अनुमान लगाती है। इस बीच एडेलियो बेहोश एलिस्टर को दांत भींचकर घूर रहा था। उसने उसे पहले ही समझा दिया था कि वह औरत कितनी खतरनाक है, फिर भी उसने उसे भड़का ही दिया। इस पल वह अपने शरीर को चीर फाड़कर चूर चूर कर देने की तीव्र इच्छा से भर गया था, मानो सेलेस्टिया उसकी भावनाओं को समझ रही थी। उसने बोलते हुए अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान बनाए रखी। उसे सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि तुम राक्षस बहुत ज्यादा सक्रिय होते हो, है ना? ये स्वाभाविक है कि किसी ताकतवर व्यक्ति को देखकर वह अपनी सहज प्रवृत्ति से अंधा हो जाएगा। सेलेस्टिया ने बोलते हुए अपने पतले कंधे उचका दिए। एडेलियो उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी उसे महल के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अपना सिर घुमाकर उसने जेस्ट्रल राज्य के एक शूरवीर को देखा। अतिक्रमण के लिए क्षमा करें महामहिम राजा, अंततः पृथ्वी के नायक के पास आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। शूरवीर ने गंभीरतापूर्वक बताया। ... मैं समझ गया, वह बूढ़ा राजा मेरे अनुमान से कहीं अधिक जल्दी आ गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, और मानो अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने अपना सिर घुमाया और सीधे मोनिका की ओर मुखातिब हुआ। मोनिका ने उस मूर्ख को महल के एक खाली कमरे में रख दिया है। मैं राजा से बात करूंगी, समझा? मोनिका ने सिर हिलाया और सेलेस्टिया की ओर एक आखिरी उत्सुक नजर डालते हुए बेहोश एलिस्टर को गोद में उठाकर सिंहासन कक्ष से बाहर चली गई। उसी समय आगंतुक के आगमन का आभास पाकर सेलेस्टिया ने अपनी उपस्थिति को आंखों से ओझल कर दिया। थोड़ी देर बाद जेस्ट्रल राज्य के राजा और उसकी राजकुमारी फ्रॉस्टाइन तथा पृथ्वी के नायक सभी विशाल हॉल में पहुंचे। आपका स्वागत है महाराज। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अल्बर्टा राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। एडेलियो ने अपना सिर झुका लिया और चेहरे पर एक बड़ी भयानक मुस्कान के साथ समझाया। वाह, बहुत बढ़िया। हमारा अगला कदम अल्बर्टा साम्राज्य की हार और पूर्व राजा के पतन की खबर फैलाना होगा। उद्धरण चिन्ह। एक ऐसी खबर जो देश को झकझोर कर रख देगी। यह एक नए राष्ट्र के उदय का समय है। पृथ्वी के नायक के चेहरे पर उदासीनता का भाव था। वहीं इसके विपरीत राजकुमारी फ्रॉस्टाइन के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान थी। मैंने रिपोर्टों में पढ़ा है कि राजकुमारी और रानी भाग गईं। क्या आपको पहले से पता है कि वे कहाँ गईं? ने राजा ने पूछा। ये सर्वविदित है कि अल्बर्टा के पूर्व राजा और वतनवे राज्य के वर्तमान राजा के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि उन्होंने उस राजा के वंश के बाकी सदस्यों पर भरोसा किया हो। उद्धरण चिन्ह। मैं समझता हूँ, सैन्य शक्ति के लिहाज से वतनवे साम्राज्य कोई खतरा नहीं है। हालांकि अगर वे अल्बानियाई साम्राज्य के साथ हाथ मिलाना चाहें तो यह निश्चित रूप से परेशानी की बात होगी। और उनके पास अपना एक हीरो भी है। उद्धरण चिन्ह। कुकु। बुलाए गए नायकों के संबंध में इस समय उन्हें हमें बहुत अधिक परेशानी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वे आवश्यक प्रशिक्षण के बिना अपने दिव्य हथियार की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। एडेलियो ने समझाया। 300 साल पहले भी यही हुआ था। इस बार मैं उनमें से किसी को भी तैयारी का समय नहीं दूंगा। ये राजा एक योग्य मोहरा होना चाहिए। देखते हैं आप आगे क्या कदम उठाते हैं, तत्व देवियां। उसने सोचा और उसके होंठ मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गए। अध्याय 129। हंगामा। आसमान सूर्यास्त के लाल रंग में रंगा हुआ था। दोपहर तेजी से नजदीक आ रही थी। देर रात होने के बावजूद अल्बानियाई साम्राज्य की राजधानी अपने लोगों की चहल पहल से गुलजार थी।
उस भीड़ में एक खूबसूरत हरे रंग की पोशाक पहने एक युवा किशोरी की आकृति भी शामिल थी। उसके लंबे रेशमी हरे बाल उसकी पतली कमर तक लहरा रहे थे। उसका शरीर सुंदर और सुडौल दोनों था। स्वाभाविक रूप से वह एक अलौकिक सौंदर्य से संपन्न थी और वह स्वाभाविक रूप से वायु आत्मा आलिया थी। उसके पीछे एक कदम पीछे एक युवा दुबली पतली महिला थी जो आकर्षक सुंदरता से संपन्न थी। वह लगभग 17 या 19 वर्ष की लग रही थी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। इसके अलावा चांदी के बालों वाली उस सुंदरी के सिर पर 2 लोमड़ी के कान थे और उसकी पीठ के पीछे 9 चांदी की पूंछें शान से हिल रही थी। आलिया और निकिता दोनों सराय की ओर वापस जा रही थी। जब हम वापस आ जाएं, तो पहले गर्म पानी से स्नान करें और फिर गर्म भोजन करें। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने प्रसन्नतापूर्वक सुझाव दिया जब वह निकिता के बगल में चल रही थी, जिसकी पीठ पर पीटा हुआ हारुतो था। एक गर्म भोजन सचमुच बहुत अच्छा लगता है, विशेष रूप से इतनी शानदार लड़ाई के बाद। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने जवाब दिया। उसके लोमड़ी जैसे कान खड़े हो गए और उसकी पूंछ खुशी से हिलने लगी। माँ, कृपया एयर कंडीशनर बंद कर दीजिए, मुझे लगा कि मैं जमकर मर जाऊंगा। निकिता की पीठ पर लादे जा रहे हारुतो ने अचानक खुद से कुछ बेतुका सा बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, उसका रंग हल्का पीला था, मानो उसमें खून की कमी हो, और उसका शरीर बीच बीच में कांप रहा था, मानो उसे बर्फ के पानी में डाल दिया गया हो। उसकी पीठ पर लेटे हुए उसका वर्तमान रूप एक मासूम बिल्ली के बच्चे जैसा लग रहा था। निकिता के साथ उसकी लड़ाई के चरमोत्कर्ष पर उसने अपनी जाति की एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। बर्फ और हिम की एक सुनामी ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और उसे बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। उसे बर्फ से पिघलाने के लिए आलिया और निकिता दोनों को काफी प्रयास करना पड़ा, लेकिन तब तक वह शीतदंश से पीड़ित हो चुका था। न और बर्फ नहीं। हे, मुझे लगता है कि आपने अपने पिछले हमले में हद कर दी थी। हारुतो ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी तरह के आघात से पीड़ित था। उद्धरण चिन्ह। हारुतो की हालत देखकर आलिया खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। निकिता ने अपनी भरी हुई छाती फुलाते हुए जवाब दिया। आत्मिक कलाओं के माध्यम से अपनी इंद्रियों को बढ़ा लेने के बावजूद यदि वह समय पर अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता या हमले पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, तो ये पूरी तरह से बेकार है। निकिता ने स्पष्ट जवाब दिया। ओया, क्या आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही नहीं हैं? आलिया ने पलकें झपकाते हुए निकिता को झुंझलाहट भरी नजरों से देखा। आखिरकार हारुतो का भौतिक शरीर तो मजबूत हो गया था, लेकिन बर्फ और हिम की उस सुनामी से बच निकलना नामुमकिन था जिसने पूरे आसमान को ढक लिया था और जो लगभग कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। आलिया को भी यकीन नहीं था कि वह इस तकनीक से बच पाएगी जब तक कि वह अपने मुक्ति रूप का इस्तेमाल न करे। सच में, लोमड़ी की दौड़ उतनी ही भयानक है जितनी मुझे याद है। बिल्कुल नहीं, ये स्तर स्वाभाविक रूप से पर्याप्त नहीं है। वह मुझे संतोषजनक लड़ाई नहीं दे पाएगा जब तक कि वह ड्रैगन स्लेयर सर लियो के स्तर का न हो। निकिता ने नाक से हौंफते हुए जवाब दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है कि वह युद्ध में बहुत अनुभवहीन है ना? आलिया ने अचंभित होकर जवाब दिया। हारुतो अब तक एक आधुनिक और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, जबकि ड्रैगन स्लेयर अपनी पूरी जिंदगी प्रशिक्षण में लगा रहा था। इसलिए यह उम्मीद करना कि हारुतो कुख्यात ड्रैगन स्लेयर लियो के समान स्तर पर लड़े अनुचित था। सोचने पर वह मुझे चांदी के बालों वाली एक महिला की याद दिलाती है जिससे मैं अतीत में लोमड़ी जाति में मिला था। कोष्टक। आलिया अपनी भौहों को हिलने से नहीं रोक सकी। मुझे लगता है कि हमें बाद में उसकी प्रतिक्रिया समय और उसकी चपलता पर काम करने की आवश्यकता है। निकिता की भौहें सोच में पड़ गई और वह अपने आप पर विचार करने लगी। युद्ध के दौरान उसने देखा कि तलवार चलाते समय वह बहुत सारी बेकार हरकतें कर रहा था। उसने पहले किसी अनुभवी गुरु से तलवार चलाने का प्रशिक्षण नहीं लिया था और वह अपनी तलवार केवल सहज रूप से ही चला सकता था। उसकी मुद्रा ढीली और खुली हुई थी और आत्मिक कलाओं से अपनी इंद्रियों को उन्नत करने के बावजूद उसका भौतिक शरीर उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। निकिता ने स्वाभाविक रूप से इसका फायदा उठाया और तलवार चलाने से पहले ही उस पर आसानी से हमला कर दिया। बेशक हारुतो ने उसे दूर रखने के लिए आत्मिक कलाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन दुर्भाग्य से निकिता की जबरदस्त गति के कारण ऐसी बातें बेमानी थीं। हालांकि उसने पहले ही सोच लिया था कि वह उस क्षेत्र में उसे बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है। फिर वह हारुतो के शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत करती है और व्यस्त सड़कों से गुजरती है। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे गहराता जा रहा था, कृत्रिम रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कलाकृतियां सक्रिय हो गईं। राजधानी एक खूबसूरत चमक से जगमगा उठी। क्या आप अभी भी सील के बारे में चिंतित हैं?
निकिता ने अचानक पूछा, जैसे ही उसने आलिया की बगल से झांका। उसकी मुस्कान के बावजूद ये साफ था कि वह अचानक आए सदमे से अंदर ही अंदर परेशान थी। आखिरकार हारुतो को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन देने का काम उसी का था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह आगे बढ़ पाता, राक्षस जाति की मुहर समय से पहले ही टूट गई, जिससे वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं कहूं कि मुझे चिंता नहीं है तो ये झूठ होगा। दानव राजा और उसके दानव राजाओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी वर्तमान स्थिति में वह उनका सामना करने में सक्षम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने आह भरी जब उसने हारुतो के सोते हुए चेहरे पर नजर डाली। हारुतो बहुत नर्म है, उसने अभी भी अपनी पिछली दुनिया के पूर्व मौजूदा मूल्यों को पूरी तरह से त्यागा नहीं है। वह जानती थी कि वह ऐसा इंसान नहीं है जो किसी और जीव की जान ले ले। आखिरकार आधुनिक दुनिया में जहां उसने एक शांतिपूर्ण जीवन जिया था, वह कभी किसी इंसान की जान नहीं लेगा। जबकि राक्षसों को इंसान नहीं माना जाता, वे भी किसी भी आम इंसान की तरह संवाद कर सकते हैं। आलिया जानती थी कि हारुतो हिचकिचाएगा और उनसे सहानुभूति भी रखेगा। वह शायद इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करेगा। उसे उसका वह मासूमियत वाला पक्ष भी पसंद था, लेकिन साथ ही वह जानती थी कि ऐसी मानसिकता युद्ध के बीच में नुकसानदेह हो सकती है, जहां युद्ध का एकमात्र परिणाम किसी भी पक्ष की मृत्यु से ही तय होता है। यदि अंततः उसे किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े, जहां उसके पास मार के अलावा कोई विकल्प न हो, तो क्या वह इससे उबर पाएगा? ऐसी चिंताएं उसके सिर में भर गईं, जिससे उसका चेहरा चिंता से काला पड़ गया। निकिता ने उसे ऐसे देखकर अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसके होंठ खुल गए जैसे वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक, क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? अल्बानिया राज्य के लोग और वतनबे राज्य में सुनने वाले लोग। एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज राजधानी में गूंज उठी, जिसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह आवाज कहाँ से आ रही है? निकिता ने उलझन में आसपास के क्षेत्र पर नजर डालते हुए पूछा। यह संचार ट्रांसमीटर है। क्या कोई आपात स्थिति है? यह अचानक सक्रिय क्यों हो गया? भीड़ में खड़े एक सज्जन युवक ने उलझन भरे भाव से पूछा। आसपास के लोग भी यही सोच रहे थे, उनके चेहरों पर भी ऐसे ही भाव थे। राजधानी में इस समय काफी शांति थी। आसपास कहीं भी कोई तात्कालिक खतरा या अशांति नहीं थी, जिससे उस समय सभी लोग समान रूप से उलझन में थे। संचार ट्रांसमीटर एक ऐसी कलाकृति थी जो लंबी दूरी के संचार की अनुमति देती थी, जिससे प्रत्येक राज्य को संदेश भेजने के लिए सभी राष्ट्रों के पास कम से कम एक ऐसा उपकरण होता था। इस कलाकृति का उपयोग बड़े संकट के समय भी किया जा सकता था, जब राजधानी के नागरिकों को निकालना आवश्यक हो। वक्ता ने आगे कहा कि जैसे जैसे राजधानी के नागरिक इस समय और अधिक भ्रमित होते जा रहे हैं, मैं महामहिम राजा ज़ेस्ट्रल की सेवा करने वाला एक शूरवीर हूँ। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि हमने अल्बर्टा साम्राज्य को पहले ही हरा दिया है, और जिस राजा ने महामहिम की सेवा करने से इनकार कर दिया है, उसका अंत हो चुका है। अल्बानियाई साम्राज्य और वतनबे साम्राज्य के राजाओं, क्या आप आत्मसमर्पण करेंगे या आप भी विरोध करेंगे और अल्बर्टा साम्राज्य के राजा के समान भाग्य साझा करेंगे? चुनाव आपको करना है। इतनी सी घोषणा के बाद संचार ट्रांसमीटर निष्क्रिय हो गया और राजधानी में अचानक सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने अभी अभी संचार ट्रांसमीटर से संदेश सुना था, वे कई सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। स्तब्धता छा गई, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और दहशत फैल गई। कभी शांत रहा शहर अराजक हो गया। यह असंभव है। अल्बर्टा राज्य सबसे मजबूत राष्ट्र था, फिर भी वह हार गया। क्या हम अगले नहीं होंगे? एक बार जब हम ज़ेस्ट्रल राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? राजधानी शहर में हर जगह चीख पुकार मच गई। ये बहुत शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि अल्बर्टा राज्य हार गया है। निकिता ने ऐसे बुदबुदाया जैसे उसे यह अफसोसजनक लगा हो। तो लगता है कितना परेशान करने वाला है। लगता है अब सबकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी, और मुझे भी शहर की शांत हवा की आदत हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने हताशा में कहा। इस बीच हंगामे की तेज आवाज ने हारुतो को नींद से जगा दिया। क्या हो रहा है? उसने अपनी भारी पलकें रगड़ते हुए असमंजस में पूछा। हारुतो, मालिक। आलिया और निकिता दोनों ने आवाज लगाई। हारुतो ने निकिता की पीठ से चिपके हुए हाथ को छोड़ दिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्या कुछ हुआ है? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? हारुतो ने आश्चर्य से आसपास के वातावरण पर नजर डालते हुए पूछा। संक्षेप में कहें तो ज़ेस्ट्रल साम्राज्य ने अल्बर्टा साम्राज्य पर अपनी जीत की घोषणा
कर दी थी। पूर्व राजा की मृत्यु के साथ साथ उन्होंने अल्बानियाई साम्राज्य और वतनबे साम्राज्य के समक्ष समर्पण या विनाश में से एक चुनने का विकल्प भी दिया था। निकिता ने कंधे उचकाते हुए संक्षेप में बताया, बेपरवाह लहजे में समझाते हुए उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। हालांकि उसे पड़ोसी राज्यों के बीच के आंतरिक संघर्ष की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अल्बर्टा राज्य की हार का उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं समझ गया। तो अंत में विजेता ज़ेस्टर राज्य ही था। मैंने सुना है कि उस देश का राजा लालची था और युद्धों का आनंद लेता था। अब हमारी यात्राओं का खर्च बढ़ सकता है। अल्बर्टा राज्य में सबसे बड़ी कंपनियां और उद्योग हैं, और अब ये सब एक लालची राजा के हाथ में है। उद्धरण चिन्ह। भविष्य में क्या हो सकता है, ये सोचकर हारुतो सिहर उठा। उसके बगल में खड़ी आलिया के चेहरे पर भी उदासी छा गई। हमें क्या करना चाहिए हारुतो? आलिया ने पूछा। शायद वह पूछ रही थी कि क्या वह राष्ट्रों के बीच के झगड़े में दखल देने का इरादा रखता है। हारुतो ने सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। उसमें उनके मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं थी, और जब तक जरूरी न हो उसका इसमें दखल देने का कोई इरादा नहीं था। अभी के लिए हम निरीक्षण जारी रखते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया। उसके पास न तो कोई ज्ञान था, न कोई अनुभव, और न ही उसे इतना भरोसा था कि वह स्थिति को पलट सकता है। ये तो होना ही था क्योंकि युद्ध में भाग लेने का विचार उसके बस की बात नहीं थी। पहली बात तो ये कि उसे अपनी पिछली दुनिया में युद्ध का साया कभी नहीं झेलना पड़ा था। इस दुनिया में जहां राक्षस कभी भी हमला कर सकते थे और आसानी से जान जा सकती थी, युद्ध कभी भी छिड़ सकता था, लेकिन उसके पास इसके लिए जरूरी मानसिकता नहीं थी। लेकिन उस राजकुमारी का क्या? अगर मुझे याद आए तो उसका नाम स्कारलेट था, है ना? उसका राज्य भी खतरे में है। अगर वह भी खतरे में पड़ जाए तो क्या आप आंखें मूंद लेंगे? आलिया उसके जवाब का इंतजार करते हुए उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। स्कारलेट का नाम सुनते ही हारुतो की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। अगर वह खतरे में पड़ गई तो वह क्या करेगा? क्या वह आंखें मूंद लेगा, या यूं कहे कि क्या वह कर सकता है? एक पल के लिए स्कारलेट का खूबसूरत चेहरा उसके जहन में कौंध गया। उसके लंबे लाल बाल और आंखें, और उसकी खूबसूरत मासूम मुस्कान। उसे खतरे में देखकर हारुतो ने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली, और ये देखकर आलिया ने दिलचस्पी से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। ओह, ऐसा लगता है कि आपको अपना उत्तर पहले ही मिल गया है। ऐसा कहते हुए उसके कोमल मीठे होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। हालांकि मुझे उनके संघर्षों में शामिल होने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन यदि वाता साम्राज्य स्वयं को विकट परिस्थितियों में पाता है तो हम उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब उन्होंने ही मेरी मदद की थी। उन्होंने न सिर्फ उसके सोने के लिए जगह तैयार की थी, बल्कि उसे खाने पीने का सामान और उसकी यात्रा के लिए काफी पैसे भी दिए थे। हारुतो सिर्फ इसलिए उन्हें छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि वे एक प्रतिकूल स्थिति में थे। हे, अच्छा, स्वाभाविक रूप से आपकी संकुचित आत्मा की तरह मैं भी अपनी पूरी क्षमता से आपकी सहायता करूंगा, आलिया ने आगे कहा। वह हारुतो के शरीर के और करीब आ गई और उसके सीने पर सिर टिकाकर उसके करीब झुक गई। हारुतो उसकी अचानक हरकत से थोड़ा हैरान हुआ। उसने उसे नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसके रेशमी हरे बालों को सहलाया। अरे आलिया, तुम क्या सोच रही हो? निकिता चौंककर बोली। वह एक दूसरे को गले लगा रहे जोड़े को अलग करने के लिए आगे बढ़ी। उफ, अगर ये तुम्हें इतना परेशान करता है तो तुम उसे पीछे से गले क्यों नहीं लगा लेती? क्या ऐसा करना एक गंदे जानवर के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है? आलिया ने हारुतो की कमर पर अपनी पतली बाहें लपेटते हुए निकिता की तरफ उत्तेजक अंदाज में जीभ निकालते हुए सुझाव दिया। लगता है उसकी बात ने आलिया को झकझोर दिया था, क्योंकि उसकी लाल आंखें आलिया को देखकर चमक उठी। छी, चुप हो जाओ। इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान तुम इतना प्यार मोहब्बत का नाटक क्यों कर रहे हो? परेशान करने वाली आत्मा, निकिता ने पलटकर जवाब दिया। आलिया के सुझाव के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके विशिष्ट लोमड़ी जैसे कान झुक गए थे और उसकी 9 पूंछें जोर से हिल रही थीं। उसके पैरों के नीचे से लेकर उसकी भावनाओं के कारण जमीन लगभग 10 मीटर व्यास तक बर्फ की परतों में जम गई थी। ओह, तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या अच्छे विचार रख रहे हो, फुफुफु, जैसा कि एक जानवर से उम्मीद की जाती है। चुप रहो, वरना मैं तुम्हें सचमुच जमा दूंगी। इस बीच
हारुतो ने उनकी चंचल बातचीत पर गहरी सांस ली। यदि वो उनके संघर्षों में भाग लेता है तो शायद युद्ध का प्रभाव उसकी लड़ाकू भावना को उत्तेजित कर सकता है। मैं उसे बच्चे की तरह पाल पोसकर बड़ा नहीं कर सकता। जब उसके हाथ खून से रंग जाएंगे तभी वह बड़ा हो पाएगा। कम से कम वे राष्ट्र उसके लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण तो हो सकते हैं। आखिरकार उसे राक्षस राजा के खिलाफ युद्ध करना ही है। आलिया ने मन ही मन प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ सोचा। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का जीवन लेने का विरोध करता है तो जब उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जहाँ उसका अपना जीवन खतरे में हो तो वह सहज रूप से अपने जीवन की रक्षा के लिए कार्य कर सकता है। चलो कुछ और महीनों तक अपना प्रशिक्षण जारी रखते हैं, कम से कम तब तक जब तक मेरी आत्मिक कलाएं इतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच जाती कि मैं तुरंत ही उच्च स्तरीय आत्मिक कलाएं कर सकूं। हाँ, अगर हम उन राष्ट्रों के संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं तो आध्यात्मिक कलाएं काम आएंगी। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मुझे मत भूलना। अगर मास्टर जेस्ट्रल राज्य का सामना करना चाहते हैं तो मैं भी करूंगा। मैं उन बेवकूफ़ों को घर पर हरा नहीं सका। सिल्वर फॉक्स प्रजाति का सदस्य होने के नाते निकिता जेस्ट्रल साम्राज्य के बारे में स्वाभाविक रूप से जानता था। आखिरकार जेस्ट्रल साम्राज्य भले ही दूर स्थित था, लेकिन महाद्वीप के उत्तरी भागों में वह एकमात्र बड़ा साम्राज्य था जहां सिल्वर फॉक्स प्रजाति रहती थी, जिन्हें ठंडी जलवायु पसंद थी। तो फिर क्या हम कल सुबह की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं? हाँ, आलिया ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। आप अपनी आध्यात्मिक कला का प्रशिक्षण मुझ पर छोड़ सकते हैं। निकिता ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए जवाब दिया। उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान उन खुशकिस्मत लोगों का दिल आसानी से पिघला सकती थी जो इसे देख पाते। हालांकि हारुतो का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपनी पिछली लड़ाई के बारे में सोचा। बर्फ और बर्फ की उस सुनामी का नज़ारा जो उसके सिर के ऊपर उठ रही थी, एक दर्दनाक नज़ारा था। वह निश्चित रूप से उस अनुभव को दोबारा नहीं देखना चाहता था। उसका चेहरा घबराहट से तमतमा गया। हे। आलिया उसकी प्रतिक्रिया सुनकर हंस पड़ी। तो फिर क्या हम चलें? उद्धरण चिन्ह। हाँ, उनकी प्रतिक्रियाएं एक जैसी थीं। उनका दृढ़ संकल्प देखकर हारुतो भी मुस्कुराता है। इस बीच शाही महल के एक बैठक कक्ष के अंदर अल्बानिया के राजा के चेहरे पर एक कठोर भाव था। राजधानी में बैठे लोगों की तरह शाही महल के अंदर बैठे लोगों ने भी कुछ क्षण पहले ही यह घोषणा सुनी थी। जेस्ट्रल साम्राज्य सचमुच निडर था। अभी की गई घोषणा मानो युद्ध की घोषणा हो। जेस्ट्रल साम्राज्य जैसा राज्य जो इतनी दूर स्थित था, सामान्य समय में आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता। हालांकि कभी शक्तिशाली रहे अल्बर्टा साम्राज्य की हार ने स्वाभाविक रूप से उन लोगों के दिलों को झकझोर दिया था जो उनके वैभव को जानते थे। अपने राज्य के चारों ओर लगी दीवार, जो सर्वोच्च गुणों में से एक थी, और अपनी कलाकृतियों के विशाल भंडार के साथ, जिन्हें आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता था, अल्बर्टा साम्राज्य ने वास्तव में महाद्वीप पर सबसे उन्नत राष्ट्र की उपाधि अर्जित की थी। और फिर भी इतना शक्तिशाली साम्राज्य पराजित हो गया। उल्लेख नहीं किया गया। क्या इसका मतलब यह है कि सबसे शक्तिशाली शूरवीर तलवार मास्टर मैथ्यू भी पराजित हुआ था? राजा ने ये सोचकर चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इसका मतलब ये भी होगा कि जेस्ट्रल साम्राज्य के पास भी वह तलवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सभी बुराइयों का नाश कर सकती है। एक शक्तिशाली जादुई तलवार जो अल्बर्टा साम्राज्य का राष्ट्रीय खजाना थी। उस तलवार के साथ जेस्ट्रल साम्राज्य की ताकत अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्बर्टा राज्य वास्तव में हार जाएगा। राजकुमारी सोफिया, जिसने एक सुंदर सुनहरी पोशाक पहनी थी, मन ही मन बुदबुदाई। उसकी बैंगनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। और वह अकेली नहीं थी। पहले राजकुमार के चेहरे पर भी एक जटिल भाव था। उनका आश्चर्य स्वाभाविक था। आखिरकार अल्बर्टा जैसा शक्तिशाली सैन्य देश, जो अपनी स्थापना के बाद से अनगिनत वर्षों तक सबसे मजबूत रक्षा और सबसे समृद्ध राज्य रहा था, गिर गया था। लगता है उस बूढ़े ने युद्ध की घोषणा आवेग में नहीं की। आखिरकार उसके पास अपनी बात को पुष्ट करने का कोई न कोई तरीका जरूर है। राजा अल्बेनियन ने चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे उनका विरोध करने का कोई मौका पाने के लिए वातानाबे के साथ गठबंधन करना होगा। उसने अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए मन ही मन सोचा। वतनबे और अल्बर्टा के रिश्ते को देखते
हुए। वह सोच ही रहा था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा, जो उसका भाई जैसा था। उसकी हत्या कर दी गई। अब तुम क्या करोगे? राजकुमारी सोफिया ने जिज्ञासा भरी आवाज में पूछा। उसने अपने पिता यानी राजा, जो चर्चा की मुख्य सीट पर बैठे थे, को गौर से देखा। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल हम वातानाबे साम्राज्य के हमसे संपर्क करने की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि अब जबकि ज़ेस्ट्रल साम्राज्य ने अल्बर्टा साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है, मुझे संदेह है कि वे कुछ समय तक कोई गतिविधि करेंगे। उन्होंने शांत स्वर में समझाया। आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि वे हमसे संपर्क करेंगे? पहले राजकुमार ने संदेह से पूछा। अब जबकि ज़ेस्ट्रल साम्राज्य ने अल्बर्टा साम्राज्य के राजा को मार डाला है, मुझे यकीन है कि अब उसके मन में ज़ेस्ट्रल साम्राज्य के प्रति बहुत अधिक नाराजगी है। राजा ने उत्तर दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया, आप इसका इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए करेंगे। राजकुमारी सोफिया इस पर हल्के से मुस्कुराए। एक तरह से वे वतनबे के राजा की ज़ेस्ट्रल के राजा के प्रति शत्रुता का फायदा उठाकर अपने पक्ष में काम कर रहे थे। ये काम करने का एक बहुत ही चालाक तरीका था। यह एक ऐसे राजा की खासियत थी जो लंबे समय से सत्ता पर काबिज रहा हो, और राजकुमारी सोफिया इसे मजाकिया समझती रही। उसे यकीन था कि वतनबे का राजा खुद उसके दरवाजे खटखटाएगा और गठबंधन का प्रस्ताव रखेगा। अगर अल्बानिया का राजा ही इस मुद्दे को उठाता तो उसे उनकी मदद के लिए कई तरह के चंदे सोचने पड़ते, लेकिन अगर यह वतनबे की तरफ से हो तो स्थिति बदल जाती। किसी कारणवश मैं अंदर से कुछ कड़वाहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, उसने मन ही मन सोचा। दोषी महसूस न करना असंभव था। पहले राजकुमार ने अपने सामने बैठी काले बालों वाली युवती की ओर देखा और खड़े होते हुए एक निडर मुस्कान बिखेरी। मौके का फायदा उठाते हुए उसने नाटकीय ढंग से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और हल्के से झुककर प्रणाम किया। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस देश का प्रथम राजकुमार होने के नाते स्वाभाविक रूप से अग्रिम पंक्ति में रहूंगा और अपने राज्य की रक्षा करूंगा। ये कहते हुए उसने अपने हल्के लंबे सुनहरे बालों को झटक दिया। सोफिया ने उसकी साहसिक घोषणा सुनकर झुंझलाहट से आह भरी। ऐसी घिसी पिटी बातें किसी वीर योद्धा की तरह लग रही थी, जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। वास्तव में सामान्य समय में ऐसे व्यक्ति की उनके साहस और शूरवीरता की भावना के लिए प्रशंसा की जाती थी, उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। पूर्ण विराम। हालांकि काले बालों वाली युवती उसके अचानक बयान से बेपरवाह चुपचाप बैठी चाय की चुस्कियां लेती रही। पहले राजकुमार का चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया। उसे उसकी बहादुरी की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने ऐसे भाव बनाए जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया हो। भाई, तुम्हें सचमुच ऐसी बातें घोषित करने के लिए सही समय चुनना सीखना चाहिए, राजकुमारी सोफिया ने अपने भाई की पीठ पर धीरे से थपथपाते हुए कहा। राजकुमारी सोफिया के बगल वाली सीट पर एक युवा खूबसूरत जापानी महिला बैठी थी, जिसने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे। अल्बानियाई राज्य से बुलाई गई नायिका कात्सुमी आयुची अपने लंबे काले बालों को एक तरफ से चोटी में बांधे हुए थी। वह चाय पीते हुए अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर बैठी थी। अपने शांत स्वभाव के बावजूद वह उनकी बातचीत को काफी गंभीरता से सुन रही थी। एक युद्ध? मुझे लगता है कि ये दुनिया उतनी शांतिपूर्ण नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये देखते हुए कि मैं नायक का खिताब रखता हूँ, क्या मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि मैं उनके युद्ध में भी भाग लूं? कात्सुमी ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन सोचा, जहां से रात के आकाश का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। अध्याय 130 साइड स्टोरी 1 रिन के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़। हारुतो को रहस्यमय तरीके से इस नई दुनिया में बुलाए जाने के 3 दिन बीत चुके थे। जैसे ही सूरज उगने लगा, आसमान नारंगी रंग में रंग गया। पर्दों की दरारों से छनकर आती रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। हारुतो की पलकें हल्की सी झपकती हैं, क्योंकि प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ता है और वह तुरंत नींद से जाग जाता है। हालांकि उसे अभी भी सुस्ती महसूस हो रही थी, फिर भी उसने जल्दी से अपना ऊपरी शरीर ऊपर उठाया। उसके काले बाल बिखरे हुए थे। जागने के बाद उसके कपड़े खुरदुरे हो गए थे। उसकी नज़रें उस थोड़े अपरिचित कमरे में स्तब्ध सी घूम रही थीं। यह एक बड़ा और विशाल बेडरूम था, जैसा आप आजकल के किसी आलीशान होटल में देखते हैं। नहीं, ये कमरा उन होटलों से भी ज्यादा शानदार ढंग से सजाया गया था। उद्धरण चिन्ह ...
ये जगह, ओह ठीक है, यह शाही महल के अंदर मेरा कमरा है। उद्धरण चिन्ह। स्कूल से घर लौटते हुए उसे अचानक एक अनजान दुनिया में ले जाया गया। वह अचानक इस महाद्वीप के प्रमुख राष्ट्रों में से एक वतनबे राज्य में पहुंच गया। यहाँ उन्होंने दूसरी राजकुमारी को बचाया, एक युवा महिला जिसकी सुंदरता एक देवी के समान थी। फिर उन्हें अपनी मेधावी उपलब्धि के लिए पुरस्कार के रूप में शाही महल के अंदर रहने की अनुमति दी गई। यह एक अजीब घटना थी जो तार्किक रूप से, वास्तविक रूप से असंभव होनी चाहिए थी। हालांकि उसने ऐसी कहानियां सुनी थी कि नायक को बर्बाद देशों को बचाने के लिए नायक के रूप में बुलाया जाता है और वह देश की राजकुमारी का स्नेह प्राप्त करता है, लेकिन वे केवल कल्पनाएं ही मानी जा सकती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हारुतो ने खुद को कभी नायक नहीं माना, बल्कि अब वह अपने सामने खड़ी वास्तविकता से अपनी आंखें नहीं फेर सकता था। उसे सचमुच बुलाया गया था। यद्यपि उनका बुलावा नायकों के बुलावे से भिन्न था, फिर भी उसके अचानक होने में कुछ अजीब बात थी। राजकुमारी स्कारलेट की मदद से विभिन्न पुस्तकों में खोज करने के बाद भी वह इतिहास में अपने अचानक बुलाए जाने से मेल खाती कोई घटना नहीं ढूंढ पाया था। 300 साल पहले तक नायक को बुलाने की घटना ही एकमात्र ऐसी घटना थी जो घटित हुई थी। उसके बाद से ऐसी कोई घटना कभी दर्ज नहीं की गई थी। उस समय दानव देवता लूसिफर ने अपनी दानव सेना के साथ दुनिया भर के विभिन्न देशों पर हमला किया था, लेकिन 4 तत्व देवियों ने कार्रवाई की तथा 4 नायकों को बुलाया, जिनमें से प्रत्येक के पास विशेष हथियार थे जो अपने अपने तत्वों में से एक को नियंत्रित करने में सक्षम थे। उन्होंने मिलकर राक्षस सेना को पराजित किया था और राक्षस राजा को उसकी सेना सहित बंदी बना लिया था। तब से देवियों ने विभिन्न राष्ट्रों के नेताओं को नायक आह्वान की विधि सिखाई, लेकिन उन 300 वर्षों के बाद फिर कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है कि मुझमें क्या बात इतनी अलग है। वह मन ही मन बुदबुदाया। उसे पिछले दिनों ही पता चला था कि इस संसार के निवास की तुलना में उसके पास प्रचुर मात्रा में मन है और प्रकृति के प्राकृतिक तत्वों के साथ उसका अच्छा जुड़ाव है। यद्यपि वह ये नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों था। वह अपनी स्थिति को लेकर निराश महसूस कर रहा था। वह एक अपरिचित दुनिया में था तथा उसके पास घर लौटने का कोई साधन नहीं था। सबसे पहले उसके दिमाग में यह बात आई कि वह अपने माता पिता से कभी नहीं मिल पाएगा, जिससे उसके चेहरे पर दुख का भाव छा गया। उसके माता पिता हमेशा काम पर रहते थे और उसके लिए उनके पास कभी समय नहीं होता था, फिर भी वह उन दोनों से बहुत प्यार करता था। उन्हें फिर कभी न देख पाने का ख्याल ही उसके दिल को कचोटता था। नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता। अगर दूसरी दुनियाओं से लोगों को यहाँ बुलाने का कोई तरीका होता तो मुझे वापस भेजने के लिए भी कुछ तरीके जरूर होते। चाहे वो तरीका कुछ भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा, हालांकि यह सिर्फ एक ख्वाहिश थी, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए यही एक काम था जो वह कर सकता था। अपने बिस्तर की कवर हटाकर हारुतो खड़ा हुआ और अपने बिखरे काले बालों को ठीक किया। कल ही तो वह दूसरी राजकुमारी स्कारलेट वतनबे के साथ शाही अकादमी गया था। आज आराम का दिन था और उसकी कोई कक्षा नहीं थी, लेकिन अब जब वह पूरी तरह जाग चुका था तो वह दोबारा सो नहीं सकता था। शायद मुझे जल्दी नाश्ता कर लेना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, उसने प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हुए कहा। जैसे ही वह बाहर निकला, दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। उसके कदमों की आहट शाही महल के खामोश विशाल दालान में गूंज रही थी। उसकी नज़र दरवाजे पर लिखे संकेतों पर पड़ी, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ सकता। कोष्टक, उसने सोचा। उसका चेहरा हल्का सा तमतमा गया। हाई स्कूल में साहित्य की कक्षाओं में उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से अनपढ़ था। स्थिति इतनी विडंबनापूर्ण थी कि वह खुद पर ही ठहाका लगाकर हंसे बिना नहीं रह सका। अगर वह निर्देशों पर भरोसा नहीं कर सकता था तो उसे खुद ही रसोई ढूंढनी पड़ती। और यहीं से हमारी नई समस्या सामने आती है। फिर रसोई घर का रास्ता कौन सा था? वह असमंजस में डूबा हुआ सोच रहा था। हालांकि 3 दिन बीत चुके थे, फिर भी उसके लिए शाही महल का नक्शा याद कर पाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। वह बहुत विशाल था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह या तो बाएं जा सकता था या दाएं। तो फिर मुझे लगता है कि मैं बाईं ओर जाऊंगा। हारुतो ने एक रसोई घर किस क्षेत्र में स्थित है, इसका कोई संकेत न मिलने पर यादृच्छिक दिशा लेने का निर्णय लिया। वह चलता रहा, भले ही वह गलत खंड की ओर जा रहा था। वह रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से दिशा पूछ सकता था। मैं जितनी अधिक दूरी तय करता हूँ, उतना ही अधिक मुझे ये याद आता है कि यह महल कितना बड़ा है। वह आश्चर्य से बुदबुदाया। हालांकि एक नज़र में नापना नामुमकिन था, लेकिन किला 30 मंजिला इमारत जितना बड़ा लग रहा था।
छत को चमकदार हल्के नीले क्रिस्टल से सजाया गया था, जो कभी कभी वातावरण में जादुई ऊर्जा से चिंगारियां छोड़ते थे। हारुतो आगे बढ़ते हुए आसपास के वातावरण पर नजर डाल रहा था। अपनी मूल दुनिया में वापस आकर उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक दिन असली महल का भ्रमण करेगा, जिसे उसने केवल फिल्मों में ही देखा था। अभी तक उसे कोई नौकर या कर्मचारी नजर नहीं आया था। सूरज अभी अभी निकला था, स्वाभाविक ही था कि बाहर ज्यादा लोग नहीं थे। झनकार। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, धातु की आवाज पूरे इलाके में गूंजती रही। अनजाने में उस आवाज की ओर आकर्षित होकर हारुतो एक खुली बालकनी के पास पहुंचा, जो महल के पिछले हिस्से में स्थित बगीचे के ऊपर ऊंची थी। युवा शूरवीरों का एक समूह अपनी तलवारें घुमाते हुए आपस में युद्ध करते हुए दिखाई दे रहा था। उनकी चाल ढाल परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण थी। उनका प्रत्येक वार तेज और सटीक था। धातु के टकराने की आवाज आसपास के क्षेत्र में गूंज रही थी। हालांकि उन्होंने अपने शरीर की गति को न्यूनतम रखा और बहुत कम प्रयास से ब्लेड से बच निकले। हारुतो की आंखें उनकी हरकतों से मोहित होकर थोड़ी चौड़ी हो गईं। हालांकि उसे तलवारबाजी का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उसकी शौकिया आंखें बता सकती थीं कि उनका प्रशिक्षण कितना उन्नत था। ये दृश्य सचमुच कल्पना की छवि देता है। उद्धरण चिन्ह। वह जोर से बुदबुदाया, लेकिन तभी सर हारुतो, पीछे से किसी की हैरान आवाज ने उसे पुकारा। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसे एक युवती दिखाई दी जो नौकरानी के कपड़े पहने हुए थी और कंधों तक छोटे सुनहरे बाल थे। ये स्कारलेट की निजी नौकरानी रिन थी। ओह लेडी रिन, गुड मॉर्निंग, उसने घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। आपको भी सुप्रभात। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी सुबह उठ जाएंगे। उसकी खूबसूरत आवाज में कोई लय नहीं थी और उसका भावशून्य भाव समझ से परे था। हालांकि वह उससे कई बार मिल चुका था, लेकिन वह जानता था कि वह अपने चेहरे के भावों से अपनी बात कहने वाली नहीं है। मैं जल्दी उठ गया और नाश्ता करना चाहता था, लेकिन मैं रास्ते में रास्ता भटक गया। उसने शर्मिंदगी से स्वीकार करते हुए अपने गाल खुजाए। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया। चूंकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ नहीं हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि आप अभी भी इस महल के लेआउट से अपरिचित होंगे। मेरे लिए भी उस समय यही स्थिति थी। उद्धरण चिन्ह। रिन ने नीरस आवाज में कहा। याद आते ही उसके चेहरे के भाव थोड़े नर्म पड़ गए। आप भी। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए वह उसकी दुर्लभ मुस्कान पर मोहित हो गया। वास्तव में, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मैं कोई कुलीन नहीं हूँ, बल्कि एक आम आदमी हूँ जिसे महारानी की सीधे सेवा करने के लिए चुना गया था। लेकिन उस बात को एक तरफ रखते हुए, अगर आप दाईं ओर गए होते तो कुछ ब्लॉक चलने के बाद आपको रसोई घर दिखाई देता। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी असहजता दिखाई दी, फिर उसने अपने भावों को संभाला। ये दूसरी दिशा थी, मुझे ये पता था। हारुतो मन ही मन बड़बड़ाया, अपनी गलती पर पछतावा करते हुए। हालांकि उसे का अतीत जानने में दिलचस्पी थी, लेकिन यह एहसास होने पर उसका चेहरा उतर गया कि अगर वह दूसरी तरफ जाता तो कब का रसोई में पहुंच चुका होता। फूफू, चलो, मैं तुम्हारे लिए गरम खाना बनाती हूँ। कुछ देर तक उसे चुपचाप मनोरंजन करते देखने के बाद रिन आगे बढ़ते हुए बोली। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने उसके जाते हुए शरीर के पीछे चलते हुए कहा।